नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल पर। मैं चांद कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम NCERT सीरीज को कवर कर रहे हैं और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और आज हम इसी के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर जगह इसको शुरू करते हैं। आरंभिक मानव आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव की अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा कि आरंभिक मानव शुरुआती मानव को कहा जाता है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप आपको पता है दक्षिण एशिया के देशों को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा कि जो शुरुआती मानव थे वो कहीं ना कहीं 20 लाख साल पहले जो रहा करते थे वो उपमहाद्वीप में रहा करते थे, जिन्हें आज हम तुमने क्या कहते हैं, आखेटक या खाद्य संग्राहक। आखेटक का मतलब शिकारी होता है और खाद्य संग्राहक का मतलब होता है भोजन को जो इकट्ठा करते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। क्योंकि जीवन जो था उनका वो भ्रमणशील था, वो घूमते रहते थे यहाँ से वहां और वहीं से भोजन इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते थे। इसीलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था ताकि भोजन की कोई कमी ना रहे उनके पास। दूसरा कारण जो था दोस्तों वो यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अगर कोई जानवर है या मवेशी है तो वो चारे की तलाश में, जैसे वो कहीं और जा रहा है या कोई दूसरा जानवर है वो कहीं जा रहा है, ठीक है, शिकार की तलाश में, तो ये भी उन जानवरों के साथ साथ पीछे उनके चले जाया करते थे, अपना शिकार ढूंढ लिया करते थे। आगे चलते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त तो सही मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना क्या नहीं है, क्या संभव नहीं होता है। और पानी जो है वो झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, अगर देखा जाए तो कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। ऐसी कई सारी नदियां हैं जो जिनमें सालों साल पानी रहता है, कुछ नदियां ऐसी भी हैं जब बारिश नहीं हो तो वो सूख जाती हैं। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में भी इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं पानी की तलाश में भी वो भटकते होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातात्विदों यानी कि पुरातात्विद होते हैं इतिहासकार। पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जो उस समय के शिकारी लोग जो थे, जो भ्रमणशील लोग थे, वो किया करते थे। उनको ऐसी कुछ चीजें मिली हैं इतिहासकारों को। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल को काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो लकड़ियां ईंधन के साथ साथ तो यूज होते थे, लेकिन जो लकड़ियां थी वो झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी काम में आया करती थी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। साइड में यहाँ पे लिखा है पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जो ये वाले पत्थर हैं, ये वाले दिखा रखे हैं यहाँ पे, जिससे क्या करते थे, ये जड़ों को खोदने के लिए करते थे। जबकि दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था इन वाले पत्थरों का उपयोग। ठीक है ना। तो आदि मानव ने उस समय अपने सुविधा के अनुसार कई सारे पत्थरों को कई सारे औजारों में तब्दील कर दिया था, उनको परिवर्तित कर दिया था। अब उन्हीं से वो अपनी जीविका चलाया करते थे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये मैप दे रखा है इंडिया का।
और इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल, प्राचीन स्थल दिखा रखे हैं। यहाँ पे कुछ अगर बात करी जाए तो पूरा पाषाणिक स्थल भी है, ये आपको दिख रहे होंगे जो एरो बने पड़े हैं ना, ये रेड कलर के, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ पे ब्लू कलर में ये नव पाषाणिक स्थल दिखा रखे हैं, नव पाषाण काल के। और हरे वाले कौन से हैं, महापाषाणिक पुरास्थल है। आरंभिक नाव, आधुनिक नगर, ये भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूरा पाषाणिक पुरास्थल की बात करें जो बिल्कुल प्राचीन है, तो यहाँ पे कुन्नूल गुफाएं हैं, ठीक है, हुंसकी है, और कौन सा है, भीमबेटका है, ठीक है ना। जबकि अगर नव पाषाणिक पुरास्थल की बात करेंगे तो काफी सारे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है, महागढ़ा है, कोल्डीवा है, चिरांद है, दाऊजली होर्डिंग है, ठीक है ना, हल्लूर है, दक्षिण भारत में पेमपल्ली है। उसके अलावा महापाषाण स्थल की बात करें तो यहाँ पे आदिचंदलूर है और ब्रह्मागिरी है। और आधुनिक गांव की बात करें तो आधुनिक गांव में अगर हम देखें तो यहाँ पे इनाम गांव आता है, इनाम गांव दे रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और आधुनिक नगरों की बात करें तो आधुनिक नगरों में आपको मुंबई और कोलकाता जैसे नगर मिलेंगे जो आज वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। कंदराएं मीन्स गुफाएं मिली हैं, सुरंगें मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंदराएं मिली है, जो गुफाएं मिली है, वो कहाँ मिली है, भीमबेटका से प्राप्त हुई है, ठीक है ना, आदि मानव की। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया, सजीव तरीके से बिल्कुल जानवरों को दिखाया गया है। पुरास्थल क्या होता है, पुरास्थल की अगर बात करें तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ जरा पहले, ये वाला रखते हैं, ये वाला रखते हैं। अगर पुरास्थल की बात करें तो पुरास्थल आपको पता होना चाहिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पे औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष, पुरानी चीजों के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी भी समुद्र और नदी के तल में कहीं भी पाई जा सकती है। जो प्राचीन चीजें होती हैं उन्हें, वो बेसिकली जिस स्थान से प्राप्त होती है उन्हें पुरास्थल नाम दिया जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं आपकी खोज, कुरनूल गुफा, ठीक है ना। कुरनूल गुफा, यहाँ रात के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक शुरुआती लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो रेड कलर में, ये जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो इन पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, और बाकी जो चीजें हैं वो तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक यानी इतिहासकारों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक जो शुरुआती काल को वह पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। जो प्राचीन स्थलों पर जो पत्थर मिले थे उन्हीं से इस काल का नाम पड़ गया पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण में। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जो हम पिछला पढ़ते हैं वो इसी सब का है, ठीक है ना। जो भी पिछली कहानियां हैं आदि मानव की, वो पुरा पाषाण काल से संबंधित है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, मौसम के अनुकूल चेंजेस मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इसी काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियां, लकड़ियों के मुद्दे, लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे हम क्या कहते हैं, नव पाषाण युग, जहाँ पे कृषि वगैरह का विकास शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। क्योंकि उस समय मैदानों की संख्या बढ़ी तो ये जानवर भी बढ़ने शुरू हो गए। जो
लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वह भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि जानवर कौन से मौसम में प्रजनन क्रिया करते हैं, ठीक है, जानवरों की क्या आदत है, तो उनका इन्होंने पता लगा लिया। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप जो दक्षिणी एशिया महाद्वीप है उसके भिन्न भिन्न अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक किसान बन गए होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, यानी कि कुत्ता ही था। ठीक है ना, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। पहले जानवरों को धीरे धीरे अपने साथ अपने नजदीक लेके आ गए, तो उनसे थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार किया। उसके बाद बड़े जानवरों से उनकी सुरक्षा करी, फिर उनको पालतू बनाते बनाते आदि मानव भी पशुपालक बन गया था। अगर बात करें बसने की प्रक्रिया कि कैसे वो बसे, तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न यानी अलग होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते हैं। लोग खुद चुनते हैं कौन सा जानवर सही है, कौन सा पौधा सही है जो उनके लिए खतरनाक नहीं होगा। तो जब वो उनको अपने पास रख लेते हैं तो उससे ही बसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं। बसने की जो प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एक नई नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हैं। खेती बाड़ी का काम बहुत मुश्किल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल के करना पड़ता है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है। इसीलिए लोगों को उसके भंडारण, उसको स्टोर करने की जो बात है वो सोचनी पड़ी, क्योंकि अनाज जब फसल एक बार तैयार होती है और अनाज जब एक बार फसल कटती है तो उसके बाद अनाज को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, उसको लोग स्टोर करते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा जहाँ पे वो अनाज को संभाल के रखते थे। आगे चलते हैं, देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन का मतलब जहाँ पे आदि मानव ने भ्रमण करना छोड़ दिया और उसने एक स्थायी जीवन की शुरुआत करी। पुरातात्विकों यानी कि इतिहासकारों को कुछ पुरास्थल प्राचीन स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विकों यानी इतिहासकारों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज आ सकता है कि गड्ढे के नीचे लोग कहाँ घर बनाते थे, तो वो बुर्ज होम है। कहाँ पड़ता है ये? कश्मीर में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आपने देखा हो घरों में पत्थरों का उपयोग होता है मसालों को पीसने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थल जो प्राचीन स्थल है उसमें से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण, सजावट भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन, दाल जैसे अनाज अब आहार का, भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु।
सूक्ष्म निरीक्षण, बारीकी से निरीक्षण किया गया। कैसे, देखिए। अब बात कर रहे हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ आपको पता पाकिस्तान क्या पड़ता है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है ना। तो स्थायी जीवन की शुरुआत भी यहीं से होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियां की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं चौकोर और आयताकार। ठीक है ना, ये आपको घर मिल रहे हैं। ठीक है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ भंडारण के काम आते थे, जहाँ पे वो भोजन को, अनाज को स्टोर करते थे। मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी वहां रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी उस समय दफनाया जाता था। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि कहाँ पे, किस कब्र में जानवरों के साथ पशुओं को भी रखा जाता था। तो वो कौन सी जगह है, मेहरगढ़ है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। फ्रांस फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरातन प्राचीन स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, इंडियन, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लो अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया उस समय जाता था। उस समय रंग तो थे नहीं, तो खनिज पदार्थ वगैरह जो भी चीज, कोयला वगैरह, वो उससे इसको बनाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, प्राचीन स्थल। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग जो है वो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पे लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर था ये यहाँ पर खत्म होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे मैंने वो आपको सभी बता दिए हैं, और इसमें अब कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो आगे जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।